क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक इंसान जो अभी मुस्कुरा रहा था वही अगले ही पल गुस्से में आग बबूला क्यों हो जाता है? कोई व्यक्ति जो बिल्कुल शांत दिखाई देता है अचानक हिंसक व्यवहार क्यों कर बैठता है? क्या यह उसके जीन्स की वजह से होता है, या उसके हार्मोन्स का असर होता है, या उसकी परवरिश, समाज या बचपन की कोई अनकही कहानी इसके पीछे होती है? यही सवाल उठाती है एक अद्भुत और गहराई से भरी हुई किताब बिहेव, जो लिखी है रॉबर्ट एम सपोल्स्की ने। यह किताब हमें बताती है कि इंसानी व्यवहार कितना जटिल है, और इसे समझने के लिए हमें एक बिहेवियर से ठीक पहले के क्षण को ही नहीं, बल्कि उससे कई दिन, कई महीने और कभी कभी कई साल पहले तक झांकना पड़ता है। सपोल्स्की इस किताब में हमें एक यात्रा पर ले जाते हैं जो एक व्यवहार की शुरुआत से नहीं बल्कि उसके कारणों की गहराई में उतरने से शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति किसी पर गुस्सा करता है, किसी को मार देता है या कोई बहादुरी का काम करता है तो वह एक क्षण का कार्य लगता है, लेकिन असल में वह परिणाम होता है वर्षों तक चलने वाली बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल प्रक्रियाओं का। यही सपोल्स्की का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है। कोई भी बिहेवियर एक आइसोलेटेड घटना नहीं है, बल्कि एक लंबी श्रृंखला का अंतिम परिणाम है। सपोल्स्की यह बताते हैं कि किसी भी बिहेवियर को समझने के लिए हमें अलग अलग समय स्तरों पर जाना पड़ता है। अगर कोई इंसान अभी गुस्से में किसी को मार देता है तो उसके पीछे उस पल में उसके दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे चल रहे थे, उस दिन उसने क्या खाया था, उसका हार्मोनल लेवल कैसा था, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में पला बढ़ा, उसकी चाइल्डहुड कैसी थी, यहां तक कि उसके पूर्वजों ने एवोल्यूशनरी रूप से किन समस्याओं का सामना किया था, यह सब जानना जरूरी हो जाता है। किताब की शुरुआत होती है उस क्षण से जब कोई बिहेवियर घटित होता है। उस क्षण में हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक हिस्से जैसे एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होते हैं। एमिगडाला डर और गुस्से जैसी भावनाओं को ट्रिगर करता है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विचारशीलता और डिसीजन मेकिंग को नियंत्रित करता है। अगर एमिगडाला बहुत ज्यादा सक्रिय हो और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो तो व्यक्ति इंपल्सिव और हिंसक व्यवहार कर सकता है। यही कारण है कि कई बार लोग बिना सोचे समझे ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका उन्हें खुद भी पछतावा होता है। सपोल्स्की गहराई से समझाते हैं कि जब कोई घटना होती है तो न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्सिस के जरिए तेजी से संदेश भेजे जाते हैं। ये संदेश न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा ट्रैवल करते हैं, जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन और नॉरपिनेफ्राइन। हर न्यूरोट्रांसमीटर का अपना एक खास रोल होता है। डोपामीन रिवॉर्ड और प्लेजर से जुड़ा होता है, सेरोटोनिन मूड को रेगुलेट करता है और नॉरपिनेफ्राइन स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को मैनेज करता है। जब ये केमिकल सिग्नल्स इनबैलेंस में होते हैं तो बिहेवियर भी असामान्य हो सकता है। फिर सपोल्स्की हमें ले जाते हैं कुछ मिनटों पहले की ओर, जब हमारे शरीर में हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल का स्तर बदल रहा होता है। ये हार्मोन्स न केवल हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं, बल्कि यह भी तय करते हैं कि हम किसी बात पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अगर किसी व्यक्ति का कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा है तो वह छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर सकता है, और अगर टेस्टोस्टेरोन का स्तर ऊंचा है तो वह एग्रेसिव बिहेवियर दिखा सकता है। इसके बाद बात आती है कुछ घंटों, कुछ दिनों और कुछ हफ्तों पहले की। हमारे रोजमर्रा के अनुभव, नींद की कमी, भूख, दवाइयां, शराब या ड्रग्स का सेवन, ये सब मिलकर हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। सपोल्स्की बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि एक व्यक्ति की मेंटल स्टेट, उसकी बॉडी केमिस्ट्री और उसका सोशल एनवायरनमेंट मिलकर किसी भी क्षण में होने वाले बिहेवियर को निर्धारित करते हैं। सपोल्स्की हमें समझाते हैं कि जीनस और बायोलॉजी अकेले किसी बिहेवियर को नहीं तय करते, वो सिर्फ एक आधार बनाते हैं। असली कहानी तब शुरू होती है जब जीन्स किसी एनवायरनमेंट में आकर एक्टिवेट होते हैं। एपिजेनेटिक्स यानी वो प्रक्रियाएं जो जीनस के एक्सप्रेशन को बदलती हैं बिना जीन्स के स्ट्रक्चर को बदले, इंसानी व्यवहार को डीपली प्रभावित करती हैं। यदि कोई बच्चा ऐसा माहौल देखता है जहां मारपीट आम है, जहां उसे प्यार और सुरक्षा नहीं मिलती, तो उसके ब्रेन का विकास भी उसी हिसाब से होता है। सपोल्स्की बताते हैं कि समाज और संस्कृति का प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। एक ही काम को अलग अलग समाज में अलग तरीके से देखा जाता है। किसी समाज में गुस्से को ताकत की निशानी माना जाता है तो कहीं उसे दुर्बलता। हमारे बिहेवियर को शेप करने में हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्ते, हमारे समाज की परंपराएं और मूल्य एक अहम भूमिका निभाते हैं। फिर आती है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की बारी। इंसानों का बिहेवियर कई हजार सालों की एवोल्यूशन का नतीजा है। हमारे पूर्वजों को सर्वाइव करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ी, वही स्ट्रैटेजीज आज भी हमारी डीएनए में मौजूद है। टेरिटोरियल एग्रेशन, ग्रुप लॉयल्टी, जेलसी, सोशल बॉन्डिंग,
ये सब ट्रेट्स कभी सर्वाइवल के लिए जरूरी थे, लेकिन आज के आधुनिक समाज में जब ये इंस्टिंक्ट्स बिना कॉन्टेक्स्ट के बाहर आते हैं तो कई बार वे विनाशकारी हो सकते हैं। किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एम्पैथी और कंपैशन। सपोल्स्की मानते हैं कि इंसानों में जितनी क्षमता नफरत और हिंसा की है, उतनी ही गहराई से प्रेम और करुणा की भी है। मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट इसको समझाता है। जब हम किसी और को दर्द में देखते हैं तो हमारे दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो तब होते हैं जब हम खुद दर्द महसूस करते हैं। इस न्यूरोलॉजिकल आधार पर ही मानव करुणा की नींव रखी गई है। सपोल्स्की का यह भी कहना है कि इंसानों में बायस, ट्राइबलिज्म और इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप डायनामिक्स डीपली एम्बेडेड है। हम अक्सर अनजाने में अपने जैसे दिखने वाले या सोचने वाले लोगों के प्रति फेवर दिखाते हैं और दूसरों को बाहर कर देते हैं। लेकिन एजुकेशन, एक्सपोजर और एम्पैथी के जरिए हम इन बायसेस को कॉन्शियसली चुनौती दे सकते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि इंसान का बिहेवियर लिनियर नहीं होता, एक सीधी रेखा नहीं होती जो बताती है कि अगर एक्स हुआ तो यूं होगा। यह एक चाल है, एक नेटवर्क है, बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल और कल्चरल कारणों का। और इस नेटवर्क को समझे बिना हम कभी भी पूरी तरह से इंसानी व्यवहार को डिकोड नहीं कर सकते। सपोल्स्की का यह भी मानना है कि चेंज पॉसिबल है। न्यूरोसाइंस अब यह साबित कर चुका है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक है, यानी वो बदल सकता है। मेडिटेशन, थेरेपी, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स और एजुकेशन से हमारे ब्रेन के पाथवेज बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकल सकते हैं और नया व्यवहार सीख सकते हैं। सपोल्स्की समाज से जुड़े टॉपिक्स जैसे पॉवर्टी, रेसिज्म, इनइक्वालिटी पर भी गहरा प्रकाश डालते हैं। वह बताते हैं कि सामाजिक अन्याय न केवल लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करता है, बल्कि उनके दिमाग के स्ट्रक्चर और उनके बिहेवियर को भी बदलता है। जब कोई बच्चा अत्यधिक गरीबी में पलता है तो उसके ब्रेन के विकास पर स्थायी असर पड़ सकता है, जिससे उसकी इंपल्सिविटी और स्ट्रेस सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि बिहेव एक ऐसी किताब है जो सिर्फ यह नहीं बताती कि इंसान कैसे बिहेव करता है, बल्कि यह भी बताती है कि हम उस बिहेवियर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि हर इंसानी काम के पीछे एक कहानी होती है, जो कभी उस व्यक्ति के बचपन से शुरू होती है, कभी उसके समाज से और कभी उसकी जेनेटिक हिस्ट्री से। यह किताब हमें यह सिखाती है कि समझ और करुणा के बिना हम कभी भी सच्चा न्याय या सुधार नहीं ला सकते। तो अगली बार जब आप किसी को गुस्से में देखें, किसी को हिंसा करते हुए देखें या किसी को प्यार बांटते हुए देखें, तो सिर्फ उस एक पल को मत देखें। उस बिहेवियर के पीछे छुपी हुई पूरी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। हर व्यवहार के पीछे बायोलॉजी, साइकोलॉजी और समाज का एक अदृश्य नाटक चल रहा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे ही गहराई में जाकर मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के विषयों को विस्तार से समझें, तो हमारे चैनल साइको वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। यह थी रॉबर्ट सपोल्स्की की महान कृति बिहेव की एक विस्तृत, अनुभवात्मक और गहरी पड़ताल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मनोवैज्ञानिक सफर के साथ, जहां हम फिर खोलेंगे इंसानी मन के रहस्यों की एक और परत।